सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रविदत्त। कंसेप्ट्स विद रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक के सारे ही कंसेप्ट्स को, सारे ही रूल्स को अलग अलग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। इस एक्सरसाइज का हर एक सवाल आपको प्रॉपर ग्रामर रूल्स के साथ सिखाया जाएगा। सेट को एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हर एक क्वेश्चन पे समय दिया गया है। आप चाहे किसी भी सरकारी एग्जाम या किसी भी PSU एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये सेट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट क्या है? समवन ब्लैंक हैप्पी टुडे। अब सब्जेक्ट है हमारा समवन। समवन एक इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। आपकी स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं अभी, ये सारे ही इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इन्हें एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना होता है, विच मीन्स कि इनके बाद जो कुछ भी इस्तेमाल करा जाएगा वो सब कुछ सिंगुलर होगा, चाहे वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, पोजेसिव एडजेक्टिव हो, पोजेसिव प्रोनाउन हो या कुछ भी, सब कुछ सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लुक्स। समवन लुक्स हैप्पी टुडे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सबसे बेसिक रूल ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पीछे अगर एस या ES लगा दिया जाए तो ये सिंगुलर बन जाती है। इसी तरह लुक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पीछे हमने S लगा दिया तो अब ये सिंगुलर है, लुक्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन ऑफ द डॉग्स ब्लैंक एट स्ट्रेंजर्स। द आंसर इज बार्क्स। वन ऑफ द डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पे ग्रामर के कुछ जरूरी रूल्स जानिए। कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे ईच ऑफ द, वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द और एवरी वन ऑफ द। इन सारे फ्रेजेस के बाद सिर्फ और सिर्फ एक प्लूरल कॉमन नाउन ही आ सकता है, जैसे यहाँ डॉग्स आया है, और जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर आती है। वहीं अगर आपको ये फ्रेजेस मिलते हैं जैसे ऑल ऑफ द, सम ऑफ द एंड मोस्ट ऑफ द, तो इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो या तो प्लूरल कॉमन नाउन हो सकता है या फिर एक अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, इनके अलावा कुछ नहीं। प्लस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज होगी वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही होगी। यानी अगर अनकाउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर और प्लूरल कॉमन नाउन आया तो प्लूरल वर्ब आएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनी एंड हर ब्रदर्स ब्लैंक एट स्कूल। आंसर है आर। क्यों है? देखिए, एक होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या होता है वो? जब भी आपको सब्जेक्ट वाले प्लेस पे किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन एंड मिले और उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में दो चीज़ें लिखी मिले, या तो ये दोनों ही नाउन्स हों या दोनों ही प्रोनाउंस हों, या इस तरफ नाउन और इस तरफ प्रोनाउन हो, या इस तरफ प्रोनाउन और इस तरफ नाउन हो, इनको कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और इसके पीछे जब भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, पोजेसिव एडजेक्टिव्स या पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज हमें करना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल रहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द डॉग और द कैट्स ब्लैंक आउटसाइड। द आंसर इज आर। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी हमें दो सब्जेक्ट्स कंजंक्शंस और नॉर या फिर पेयर में इस्तेमाल होने वाली कंजंक्शंस ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए मिलते हैं, तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है। अगर ये वाला प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी, बट इफ इट इज सिंगुलर देन द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर। अगला है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ईदर माई शूज और योर कोट ब्लैंक ऑन द फ्लोर। इस ईदर और वाले का कंसेप्ट मैं आपको क्वेश्चन फोर्थ में समझा चुका हूं, आंसर होगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, बेन ब्लैंक नो द आंसर। आप सेंटेंस हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और नेगेटिव स्ट्रक्चर में है। इसकी पहचान होती है कि इसमें डू या डस होता है, उसके पीछे नॉट लगता है और वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ नो है। आप सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर बेन है। बेन क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, एंड वी नो द रूल दैट विद एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन you always have to use the singular form of the verb or the helping verb. Therefore, the correct choice is doesn't. Ben doesn't know the answer. Next question is seventh. The pride of lions blank hunting. Answer है is. देखिए, यहाँ पर ये प्राइड शब्द जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो किसी के झुंड का या समूह का नाम होता है। जैसे लायंस के झुंड को, समूह को प्राइड कहा जाता है। फिर मछलियाँ यानी जो फिश होती है उसके झुंड को स्कूल कहा जाता है। भेड़ियों के झुंड को पैक कहा जाता है। तो ऐसे कलेक्टिव नाउन वाले क्वेश्चंस में आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, क्योंकि हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट जो होता है वो ये कलेक्टिव नाउन वाला शब्द होता है, ना कि ये जो प्लूरल नाउन इसके पीछे लिखा होता है वो। क्वेश्चन नंबर 8, 9th और 10th, इन तीनों को करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, सेंट्रल हो या स्टेट, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में इसके 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं। तो इस रूल को बहुत ध्यान से सुनना। आपकी स्क्रीन पे इस समय जो भी वर्ड्स लिखे आ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में इनको अकम्पनिंग फ्रेजेस कहा जाता है। इनका सिर्फ एक काम होता है, सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट होता है उनके पीछे कुछ ऐड कर देना। ये सेंटेंस के असली सब्जेक्ट नहीं होते हैं। सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होता है वो शब्द जिसके पीछे
ये जुड़ते हैं आकर, जैसे आप देखें यहाँ पे। तो जब भी बात आती है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो आगे वाला सब्जेक्ट है उसी के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, और ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। रूल हमने जान लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द मैन विद ऑल द बर्ड्स ब्लैंक नियर बाई। आंसर होगा लिव्स, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट मैन है सेंटेंस में, और इसके पीछे ये जो विद ऑल द बर्ड्स लिखा आ रहा है इसको अकम्पनिंग फ्रेज कहा जाता है। वर्ब इसके बेसिस पे डिसाइड नहीं होती, वर्ब होती है सिर्फ इस मेन सब्जेक्ट के बेसिस पे डिसाइड। तो मैन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने लिव्स को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज ब्लैंक 2 hours। द आंसर इज टेक्स, because now you can identify very well that movie, this word is the main subject of our sentence, not this. Heading to question number 10, the players as well as the captain blank to win। आंसर होगा want, क्योंकि मेन सब्जेक्ट प्लेयर्स है और इस बार ये एक प्लूरल नाउन है, इस कारण हमने वर्ब भी प्लूरल ही ली जो कि want है। क्वेश्चन नंबर 11, ईदर आंसर ब्लैंक एक्सेप्टेबल। आंसर होगा इज। एक सेंटेंस के अंदर ईदर शब्द आपको कैसे भी मिले, चाहे एज अ प्रोनाउन या एज एन एडजेक्टिव, इन दोनों ही केसेस में द वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। इस क्वेश्चन में ये जो ईदर है ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो कि नाउन आंसर को क्वालिफाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स ब्लैंक फिक्शन। द आंसर इज। इस वर्ड एवरी वन को दो तरीकों से लिखा जाता है, एक तो ये वाला एंड सेकंड है ये वाला, जिनमें इनके बीच में या तो स्पेस रहता है या एक हाइफन रहता है, ये डैश जैसा मार्क होता है। जो इस वाले केस में एवरीवन जो है वो एक इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, और इस केस में एवरी प्लस वन एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और वन एक इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, चाहे आपको दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा मिले। आफ्टर देम द वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, नोबडी ब्लैंक द ट्रबल आई हैव सीन। द आंसर इज नोज। द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज नोबडी, और नोबडी एक इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, एंड रूल के अकॉर्डिंग हर इंडेफिनिट प्रोनाउन अपने पीछे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 14, द न्यूज़ ब्लैंक ऑन एट 5 or 6, यानी समाचार न्यूज़ 5 बजे आ रहा है कि 6 बजे। आंसर होगा इज। द न्यूज़ इज ऑन एट 5 or 6। न्यूज़ शब्द ये एक ऐसा नाउन है, उन नाउन्स में से है जो आपके सामने भी स्क्रीन में दिख रहे हैं। इनकी स्पेशलिटी होती है कि ये दिखने में प्लूरल नाउन जैसे होते हैं क्योंकि इनके पीछे एस लगा होता है, बट ये होते प्लूरल नहीं है, इनके पीछे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही सिंगुलर रहती है। साथ ही अगर आपको पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी यूज करना पड़े इनके पीछे तो वो भी सिंगुलर ही रहता है। अगला क्वेश्चन 15th, सिविक्स ब्लैंक जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट। आंसर होगा इज। रूल आपको समझा दिया गया इस क्वेश्चन में। आप चलते हैं 16 पे। अगला क्वेश्चन है 16th, द प्रिंसिपल एंड द टीचर ब्लैंक प्रेजेंट एट द मीटिंग। आंसर होगा वर। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, कंजंक्शन एंड होती है और उसके लेफ्ट एंड राइट में अलग अलग केसेस होते हैं। उन्हीं केसेस में से मैंने आपको एक केस बताया था कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ नाउन भी होता है। तो जब भी ये नाउन्स कॉमन नाउन्स हों और इन दोनों के ही पहले आर्टिकल द इंडिविजुअली लगा हो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये दोनों ही कॉमन नाउन्स दो अलग अलग एंटिटीज को दिखाएंगे, यानी दो अलग अलग लोगों को दिखाएंगे। बट अगर शुरू वाले नाउन के साथ तो दा लगा हो लेकिन एंड के राइट साइड में जो हो उसके साथ दा ना हो, केवल एक कॉमन नाउन हो, तो वो सिर्फ एक ही इंसान की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कंजक्शन एंड है और इसके लेफ्ट में द प्रिंसिपल है और राइट में द टीचर है। प्रिंसिपल और टीचर दोनों ही कॉमन नाउन है और दोनों के ही पहले आर्टिकल द लगा हुआ है इंडिविजुअली, दोनों के लिए एक है। तो ये दो अलग अलग लोगों की बात कर रहा है, इसलिए हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले लिया यहाँ पे। बट अगर आगे तो द प्रिंसिपल होता और पीछे सिर्फ एंड टीचर लिखा होता, द ना होता, तो ये एक ही बंदे की बात हो रही है जो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। इस एक रूल से सारे ही सरकारी एग्जाम से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना आप। अगला है क्वेश्चन नंबर 17th, द ट्वीजर्स ब्लैंक इन दिस ड्रॉअर। आंसर है आर। रूल ये कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो दो अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी होती है लेकिन होती एक ही है, उसको हमेशा ही प्लूरल कंसिडर करा जाता है और उसके पीछे एस लगा रहता है। तो क्योंकि ये एक प्लूरल नाउन बन जाता है, इसके पीछे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही प्लूरल रहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18th, योर पैंट्स ब्लैंक एट द क्लीनर्स। द आंसर इज आर। ये उन नाउन्स में से है जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, यानी इनके पीछे एस तो लगा ही रहेगा हमेशा, तो इसी कारण ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों ही प्लूरल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19th, देयर ब्लैंक 15 कैंडीज इन दैट बैग। नाउ देयर ब्लैंक ओनली वन लेफ्ट। मतलब पहले इसके बैग में 15 कैंडीज थी, अब सिर्फ एक ही है, तो 15 कैंडीज ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लेगा ये, और वन क्या है, सिंगुलर है, तो इज लेगा ये। क्वेश्चन नंबर 20, द कमिटी ब्लैंक दीज क्वेश्चंस केयरफुली।
आंसर है डिबेट्स। कमेटी शब्द जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है। इस नाम से कुछ इंसानों का एक ग्रुप जाना जाता है। तो रूल ये कहता है कि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन मिलकर कोई एक्शन करे, उस कलेक्शन के अंदर आने वाले लोग या चीज़ें जो भी हैं, तो उसे एक सिंगल बॉडी की तरह देखा जाता है। तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करा जाता है। बट जब इनकी कलेक्टिविटी खत्म हो जाती है, एकजुटता खत्म हो जाती है, तब इनको प्लूरल कंसिडर करा जाता है और इनके लिए प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। सवालों में आपको ये हिंट दे दिया जाता है कि ये ग्रुप या ये जो कलेक्शन है ये मिलकर आप कुछ नहीं कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21, द कमिटी मेंबर्स ब्लैंक वेरी डिफरेंट लाइफ्स इन प्राइवेट। आंसर है लीड। यहां पर हमें हिंट वर्ड दे दिया गया डिफरेंट, जो बता रहा है कि कमेटी का हर मेंबर अपनी अलग अलग प्राइवेट लाइफ जी रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि इनमें एकजुटता नहीं है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड प्लूरल वर्ब हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ ब्लैंक द प्रेस कॉर्डियली। आंसर है ग्रीट्स। मैंने आपको अकम्पनिंग फ्रेजेस के बारे में पीछे अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उन्हीं फ्रेजेस में से एक आ गया यहाँ पे टुगेदर विद। तो ये जो टुगेदर विद हिज वाइफ है ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, असली सब्जेक्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर है। अब क्योंकि एक सिंगुलर है तो इसी वजह से हमने सिंगुलर वर्ब ले लिया यहाँ पे, ग्रीट्स। क्वेश्चन नंबर 23rd, ऑल ऑफ द सिटीज इवन द स्क्रैच्ड वन ब्लैंक इन दिस केस। द आंसर इज आर। 3 फ्रेजेस होते हैं, ऑल ऑफ द, सम ऑफ द और मोस्ट ऑफ द। इनके जस्ट बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ली जाती है, जैसे यहाँ पे आर लिया हमने। बट इनके बाद अगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तब हम सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ऑल ऑफ द सिटीज, ये बता रहा है कि बहुत सारी सिटीज हैं, उनमें सारों की बात हो रही है। बट अगर लिखा होता ऑल ऑफ द सिटी, ऑल ऑफ द सिटी मतलब एक ही सिटी की बात हो रही है, उसी के पूरे को कवर करा जा रहा है, ऐसा है, जो कि सिंगुलर होगा। एंड थर्ड केस, अगर इनके बाद एक अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही सिंगुलर रहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 24th एंड 25th। 24 क्या है, सुमित एंड संजना ब्लैंक वांट टू गो, वी हैव 2 ऑप्शंस हियर। देन क्वेश्चन 25th, ईदर माय मदर और माय फादर ब्लैंक आर अटेंडिंग दिस मीटिंग, अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस। आप सभी व्यूअर से मैं कहना चाहूँगा कि डू नॉट फील शाय, नो वन इज जजिंग यू, कोई आपको जज नहीं कर रहा। इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताइए। आपका आंसर गलत भी होगा तो भी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि चैनल आप स्टूडेंट्स को ही डिवोटेड है, ये हो जाएगा। अब अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स में कोई भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजना, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी ग्रामर की नॉलेज एनहेंस हो। एंड इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पोस्ट होने के बाद आपको नोटिफिकेशन भी मिले तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल दबा देना। अपने चैनल पे मैं काफ़ी सारे क्विजेस भी पोस्ट करते रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट करना।